आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद सोनी में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे इस YouTube चैनल पे ये हमारा फर्स्ट वीडियो होगा जिसमें हम बात करेंगे हाल ही में यूपी पुलिस में एक सब इंस्पेक्टर के नाम से पोस्ट निकली है। अराउंड 9,500 कुछ पोस्टेज है। उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे, बात करेंगे कि वो फॉर्म कब से स्टार्ट हुई है, कब उसकी लास्ट डेट है, कितनी फ़ीस है और जो पद है उनका बंटवारा कैसे किया गया है, उसी के बारे में अपन बात करेंगे। और इस यूट्यूब चैनल पे आपको जो भी लेटेस्ट की स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी वैकेंसीज आएगी उसके बारे में आपको डिटेल्स वाइज बताया जाएगा। और उस फॉर्म को आपको अप्लाई कैसे करना है हम कोशिश करेंगे वो भी आपको वीडियो में देते रहे, ताकि अगर घर बैठे भी आप फॉर्म को अप्लाई करना चाहे तो आप उस फॉर्म को अप्लाई कर पाए। इंस्पेक्टर के नाम से उप निरीक्षक 2 स्टार पोस्ट है ये, तो उसी के बारे में आज अपन ये बात करेंगे। यूपी पुलिस जो पोस्ट निकली है वो, या पद बोले तो है सब इंस्पेक्टर का। अगर हिंदी में बात करें तो उप निरीक्षक। अच्छी खासी पोस्ट है। यूपी में पहली बार इतनी पोस्टों पे अगर एसआई की बात करें तो एसआई में पहली बार इतनी बड़ी पोस्ट आई है, तो आपके पास अच्छा मौका है जो पाने का। तो अगर अपन इसकी अप्लाई फॉर्म की बात करें कि फॉर्म कब से स्टार्ट हो रही है, तो आवेदन शुरू की होने की जो तिथि है वो है 1 अप्रैल 2021। और अपन बात करें कि आवेदन शुल्क जमा कराने की, आवेदन शुल्क जमा कराने की अंतिम तिथि, कराने या आवेदन मतलब भरने की अंतिम तिथि की बात करें अपन तो वो है 30 अप्रैल 2021। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपन आवेदन शुल्क की कि आवेदन शुल्क क्या रहेगा। तो आवेदन शुल्क सबके लिए समान है, आवेदन शुल्क सबके लिए बराबर है 400 रुपये। इसमें ओबीसी, जनरल, SC ST कोई रोल नहीं है, सबके लिए बराबर है 400 रुपये। सबके लिए बराबर है 400 रुपये, किसी के लिए कोई अलग अलग नहीं है इसमें आवेदन शुल्क। ठीक है, कुल पद, टोटल वैकेंसी की अपन बात करें तो कुल पद, अगर टोटल वैकेंसी की अपन बात करें तो ये बहुत बड़ी वैकेंसी है। 9,534 वैकेंसी हमारे पास यहाँ पे निकल के आती है, जो यूपी SI में अब तक की सबसे बड़ी, SI की बात करें तो यूपी SI में सबसे बड़ी अब तक की वैकेंसी 9,534। तो हालांकि वहाँ पे इलेक्शंस भी हैं, तो माना जाता है कि अगर कोरोना वगैरह ज़्यादा नहीं फैलता है तो ये वैकेंसी मतलब दिसंबर लास्ट तक या जनवरी या फरवरी स्टार्टिंग 2022 तक ज्वाइनिंग शायद मिल सकती है, क्योंकि वहाँ पे जनवरी या फरवरी में वहाँ पे इलेक्शंस है। तो उनका ये रहेगा कि ये इलेक्शन से पहले इस वैकेंसी को कंप्लीट करवाए। तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि 1 साल के अंदर जॉब पाने का। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि इसमें जो पोस्ट है उनका बंटवारा कैसे किया गया, मतलब जनरल को कितना मिला है, ओबीसी कितना है और SC ST वालों को इसमें कितनी पोस्टेज उनको मिली है। तो अगर अपन यहाँ पे बात करें, डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं वैसे। अगर जनरल की बात करें ओबीसी, तो अगर जनरल की बात करें तो जनरल के लिए बहुत बड़ी वैकेंसी आई है 3,613। और अगर ओबीसी के AWS, हालांकि आपको पता होगा कि AWS के लिए अभी हाल ही में नया जो रिजर्वेशन है वो स्टार्ट हुआ है 10% AWS के लिए, तो ये 902 पोस्ट है वो AWS के लिए। और ये जो यहाँ पे फिर स्टार्ट हुआ है ओबीसी के लिए जो पोस्ट है वो है 2437। ठीक है, और फिर SC वालों के लिए, जो वैकेंसी है वो है 1895। और ST वालों के लिए 180। ST वालों के लिए कितनी है? 180।
हाँ, ये होगी जनरल के लिए, ये होगी AWS के लिए, OBC के लिए, और ये होगी SC के लिए, और ये होगी ST के लिए। तो ये है सो सिविल के लिए है वो अराउंड 9027 पोस्ट सिविल जो सिविल सर्विसेज होती है उनके लिए। सिविल बोले तो बाकायदा आपको यूनिफॉर्म 2 स्टार की ही मिलेगी, बट आपको वहाँ पे जो जॉब दी जाएगी वो किसी न किसी थाने के अंदर दी जाएगी। कोई भी एरिया का वो थाना दे दिया जाएगा आपको, उस थाने के अंदर आपको वो पोस्ट मिलेगी। ये सिविल सर्विसेज है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इतनी बातें समझ में आई होगी। तो बाकी अपन चर्चा करते हैं कि जैसे पलांडू जो कमांडर होते हैं उनके ऊपर भी अपन को इसमें कुछ पोस्टेज मिली है। फिर अगला आता है PSC प्लाटून कमांडर, PAC प्लाटून कमांडर। तो इसमें भी जनरल आप बात करते हैं, जनरल, AWS, OBC, SC और ST। तो जनरल वालों के लिए इसमें पोस्ट आई है 194, और AWS के लिए 48, OBC के लिए 131, SC के लिए 101 और ST के लिए 10। टोटल पोस्ट की बात करें तो आई है 484। ये आ गई PSC प्लाटून कमांडर के लिए, ये 484 है प्लाटून कमांडर वालों के लिए। तो अब आगे बात करती है इसमें अग्निशमन, जो मैंने अभी 5 ब्रिगेड की बात की थी वो अग्निशमन के लिए। तो फायर ब्रिगेड की मैं आपको स्टेप वाइज चीज़ें बता रहा हूँ कि किस किस चीज़ों में पोस्ट है आपको, मतलब कितनी मिली है, सिविल में कितनी मिली है, प्लाटून में कितनी आई है, फायर ब्रिगेड में कितनी आई है, वो आपको स्टेप बाई स्टेप चीज़ें बता रहा हूँ मैं। फिर आइए अग्निशमन, अग्निशमन अधिकारी। सभी पोस्टें 2 स्टार की है, SI की है, बट डिपार्टमेंट सबके अलग अलग है। तो इसमें अगर अपन बात करते हैं इसमें अपन अगर जनरल की बात करें तो जनरल में आप पोस्ट है 10, AWS में है 2, OBC में 6, SC में 5 और ST वालों के लिए इसमें कोई पोस्ट नहीं दी गई है। 23 पोस्ट इसमें आपको मिलेगी। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आपको अगर पता नहीं हो तो, अगर जैसे यूपी में क्या होता है, यूपी गवर्नमेंट के में आप अगर किसी दूसरे स्टेट से है तो भी यूपी गवर्नमेंट पे यूपी स्टेट में जाके अपन फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे कंडीशन नहीं होगी कि वहाँ पे क्या सभी स्टेट में ये कंडीशन होती है कि अपन किसी अदर स्टेट में जाके फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं, किसी दूसरे स्टेट में जाके अपन फॉर्म एग्जाम दे के आ रहे हैं, फॉर्म फिलअप कर रहे हैं, तो वहाँ पे अपन को जनरल कैटेगरी से ही जाना पड़ेगा। वहाँ पे अपन को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे वो AWS का हो, चाहे वो SC का हो, चाहे वो ST का हो, ऐसा कोई नहीं है। वहाँ पे अदर आपका जो आरक्षण होता है, रिजर्वेशन होता है, वो अपन को सेम स्टेट में ही अपन को मिलता है। अगर अपन किसी दूसरे स्टेट में जा रहे हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए तो वहाँ पे अपन को जनरल कैटेगरी से ही जाना पड़ेगा, चाहे अपन किसी भी कैटेगरी से बिलोंग क्यों ना करते हो। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि कोई OBC का बंदा हो, कोई SC ST का बंदा, वो यूपी से फॉर्म फिलअप कर रहा है, वो बोल दे कि मुझे तो वहाँ पे जनरल से लिया जा रहा है, तो वो सबके लिए वो सेम ही होता है कि अपन किसी दूसरी स्टेट में जाएंगे तो वहाँ पे अपन को जनरल कैटेगरी से ही जाना पड़ेगा, और अपनी जो कट ऑफ तैयार होगी, अपना जो सिलेक्शन होगा वो भी एक एज जनरल कैटेगरी के हिसाब से ही वहाँ पे अपन का सिलेक्शन वो होगा। तो इस बात को आप ध्यान रखना। चलो अब अगर आगे अपन बात करें कि अपनी जो क्वालिफिकेशन है वो क्या रहनी चाहिए इसके लिए, जो भी अपन को ये जो UPSI में अपन फॉर्म फिलअप कर रही है तो इसके लिए जो हमारी क्वालिफिकेशन है वो क्या रहनी चाहिए, तो इसी के बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो जो भी मैंने अभी बताया था प्लाटून कमांडर, एक तो मैंने बताया था अभी सिविल सर्विसेज के लिए, और दूसरा मैंने बताया था PSC प्लाटून कमांडर। तो इन दोनों के लिए कोई भी भारत के कोई भी विश्वविद्यालय, मतलब कोई भी कॉलेज हो, इससे मैंने सिर्फ ग्रेजुएशन कंप्लीट की हुई UG, अगर हमारी कॉलेज या UG या ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो अपन इन दोनों के लिए हम क्वालिफाई है, हम दोनों इन फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। हाँ, परसेंट कुछ भी हो, परसेंट का कोई भी रोल नहीं है, भले ही अपन सिर्फ पासिंग मार्किंग चाहिए, कोई परसेंट का इसमें रोल नहीं है कि हमारे पास 60% होने चाहिए, 70% होने चाहिए, कोई रोल नहीं है, सिर्फ अपन को पासिंग मार्किंग चाहिए। तो कहने का मतलब है कि किसी भी मान्यता प्राप्त, किसी भी भारत के मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से
स्नातक बोले तो ग्रेजुएशन कंप्लीट, स्नातक आपने कंप्लीट की हुई हो। हाँ, इसमें वो अपेयरिंग वाले नहीं चलेंगे। अपेयरिंग बोले तो किसी मान लो इसी साल एग्ज़ाम दिया हो और उसका अगर वो जो रिजल्ट है वो नहीं आया हो तो हम इसके लिए क्वालिफाई नहीं होंगे। अपेयरिंग वाले बंदे इसमें नहीं चलेंगे। आपकी कंडीशन ये है कि 30 अप्रैल से पहले आपके पास मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। मार्कशीट भी ना हो तो आपके पास आपका जो आप पास हो या फेल हो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। फेल हो तो फिर तो आप वैसे बाहर हो गए। तो अगर पास हो तो पास होने का आपके पास सर्टिफिकेट हो, मतलब एक मार्क आपके पास होने चाहिए नंबर की, हाँ हम पास है। मार्कशीट भले आपके पास ना हो बट आपके पास पास हो, इसका आपके पास प्रूफ होना चाहिए, तभी आप ये जो पोस्ट है ये अप्लाई कर सकते हैं। वरना अगर आप अपेयरिंग है तो आप इसके लिए क्वालिफाई नहीं होंगे, जिसका आप ध्यान रखना। बात कर लेते तीसरा अग्निशमन के लिए। जो अग्निशमन होते हैं 5 ग्रेड होते हैं, अग्निशमन अधिकारी। इसके लिए अपन को जो चाहिए वो ग्रेजुएशन तो मस्ट ही है, ग्रेजुएशन तो मस्ट है, लेकिन इसमें विज्ञान से होना, तो जैसे अपन को जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हमारी होनी चाहिए। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो उम्मीद करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो अगले पॉइंट पर अपन चलते हैं, आयु की बात कर लेते हैं कि अपन को जो मिनिमम और मैक्सिमम जो आयु है वो कितनी चाहिए। तो मिनिमम की बात करें तो 21 वर्ष, मतलब 21 वर्ष का तो होना चाहिए। 21 वर्ष से लेकर 28 वर्ष, 28 वर्ष तक के जो है वो बढ़ सकते हैं। 21 वर्ष वाला भी बढ़ सकता है, 28 वर्ष वाला भी बढ़ सकता है। 28 वर्ष 1 महीना हो गया फिर आप डिस्क्वालीफाई है। ये सिर्फ जनरल के लिए है, ये सिर्फ जनरल के लिए। और जनरल वाले यूपी के भी जनरल वाले और किसी अदर स्टेट के जा रहे हैं, ये अदर स्टेट में चाहे वो कोई भी कैटेगरी का क्यों ना हो वो जनरल से ही गिना जाएगा। तो कहने का मतलब कि चाहे वो अदर स्टेट वाले कोई किसी कैटेगरी के हो या फिर यूपी के जो जनरल की कैटेगरी के हो, उनके लिए 21 वर्ष से 28 वर्ष तक का होगा। रही बात रिजर्वेशन की, वो सिर्फ यूपी वालों के लिए, वो हो गया AWS, OBC, SC और ST। इनके लिए 5 वर्ष की आयु में छूट है। 5 वर्ष की आयु में छूट, कितनी वर्ष की? 5 वर्ष की आयु में छूट है इनके लिए, वो सिर्फ यूपी वालों के लिए। अगर किसी अदर स्टेट से हम बिलोंग करते हैं तो ये हमारे पास कैपेबल नहीं होंगे हम इसके लिए। ये यूपी वालों के लिए सिर्फ 5 वर्ष की छूट हमारे पास है। कहने का मतलब है कि वो यूपी का बंदा है, वो OBC से या SC से है, तो अगर वो 28 वर्ष का है, अगर वो 33 वर्ष का है तो भी वो फॉर्म फिलअप कर सकता है। उसके पास इसमें 5 वर्ष की छूट दी गई है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। अब बात करते हैं कि हमारी जो एग्ज़ाम होगी वो कैसे ली जाएगी और उसमें हमारे पास जो क्वेश्चन है वो कैसे आएंगे, एग्ज़ाम कब होगी, जो एग्ज़ाम हो वो ऑनलाइन होगी कि ऑफलाइन होगी, कहाँ पे होगी, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। अगर आपकी जो एग्ज़ाम है वो अब जाहिर सी बात है कि एक शिफ्ट में तो कंप्लीट होनी नहीं है, क्योंकि यूपी के भी बंदे होंगे, फिर अदर स्टेट से भी लोग आएंगे, तो बड़ी संख्या में फॉर्म अप्लाई होंगे। तो इतनी बड़ी संख्या में फॉर्म अप्लाई होते हैं तो एक शिफ्ट में तो एग्ज़ाम होनी पॉसिबल है नहीं। तो अलग अलग शिफ्टों में एग्ज़ाम करवाई जाएगी। अब वो कितने दिन चलती है वो तो डिपेंड करता है कि फॉर्म कितने अप्लाई होते हैं। तो जैसे नोटिफिकेशन में बोला हुआ है कि अगर एक शिफ्ट से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम कंप्लीट करवाने पड़ते हैं तो आपको इसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन अगर किसी को नहीं पता तो बताता हूँ। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा फैक्टर होता है जिसके माध्यम से अगर 10 शिफ्ट चल रही है, 10 शिफ्ट में मान लो कि किसी 2 शिफ्ट में पेपर हार्ड आ गया, 2 शिफ्ट में पेपर ईजी आ गया, तो उन कंडीशन में क्या होता है कि उनका एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वो ये चेक करते हैं कि किस शिफ्ट में पेपर हार्ड आई है, किस पेपर में शिफ्ट जो है वो नॉर्मल आई है। उनको वो मर्ज करके उन सारी शिफ्टों को इक्वल बनाते हैं। अब किसी के पेपर हार्ड आया है तो उसके मार्क्स ज़्यादा बढ़ जाते हैं, किसी के पेपर इजी आया है तो उसके नहीं बढ़ते हैं, किसी की ज़्यादा इजी आ गया तो हो सकता है कभी मार्क्स कम भी हो जाते हैं। नॉर्मलाइजेशन में भी फैक्टर आता है कि जरूरी नहीं कि हमारे मार्क्स बढ़े ही, कई बार ऐसा भी ऑप्शन आता है कि कई लोगों के मार्क्स 1-2 कम भी हो जाते हैं। तो ये भी वैलिड चीज़ है, पॉसिबिलिटी है कि नंबर कम भी हो सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन कुछ चीज़ है वो ये है कि आपको जितनी भी शिफ्ट होगी उन शिफ्टों का नॉर्मलाइजेशन करके आपको नंबर दिए जाएंगे। उस नंबर के अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ तैयार होगी। ऐसा नहीं है कि आपने नंबर जैसे मान लो कि 30 नंबर लेके आए तो आपका कट ऑफ तैयार हो गया, नहीं। अगर नॉर्मलाइजेशन में 30 नंबर प्लस 20 नंबर आपकी बढ़ गए, 50 नंबर आपकी बन रही है, तो उस 50 नंबर के अकॉर्डिंग ही आपकी कट ऑफ है वो तैयार होगी। इस चीज़ का आप ध्यान रखना, ठीक है। लिखित परीक्षा है वो ऑनलाइन ली जाएगी। क्या ली जाएगी? ऑनलाइन ली जाएगी। और कितने घंटे की होगी? 2 घंटे की परीक्षा होगी। 2 घंटे यानी 120 मिनट की, 120 मिनट की आपकी जो एग्ज़ाम है वो होगी, ठीक है। इसके बाद में जो परीक्षा है वो कितने अंकों की होगी? 400 अंकों की।
400 अंक की होगी, 4 सब्जेक्ट आएंगे इसके अंदर। प्रथम फर्स्ट 40 नंबर के, सॉरी 40 क्वेश्चन आएंगे कि कौन कौन से आएंगे मैं आपको बाकायदा भी बताऊंगा। थोड़ा मतलब स्टेप बाय चलते हैं अपन, ताकि कोई चीज़ छूटे नहीं हमारी। तो 400 नंबर की हमारी एग्ज़ाम होगी और 40 क्वेश्चन आएंगे, मतलब टोटल 160 क्वेश्चन आएंगे। कहने का मतलब तो टोटल 160% आएंगे। 400 अंक की एग्ज़ाम होगी और 160% आएंगे, ठीक है। इसमें जो पहला सब्जेक्ट आएगा वो सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी 40% आएंगे, ठीक है। और दूसरा आएगा इसमें अपन मान सकते हैं गणित, मान लो गणित, फिर रीजनिंग का कुछ पार्ट आ गया, फिर आ गया जो अपना जो पॉलिटी आ गई, आईपीसी धारा आ गई, पॉलिटी आ गई, आईपीसी की धारा आ गई, और जो भी मतलब पॉलिटी में सारी टोटल चीज़ें आ गई। वैसे तो कोई भी मतलब आईपीसी धारा हो गई, संविधान हो गया, अनुच्छेद हो गए, संशोधन हो गया, कोई भी चीज़ें होती है। फिर सामान्य ज्ञान हो गया, फिर मूल विधि हो गई। तो ऐसे करके टोटल 120 क्वेश्चन इनके आएंगे। इसमें मैथ 40 मैथ की होगी, रीजनिंग की हो गई, फिर ये जो पॉलिटी होगी, सामान्य ज्ञान हो गया, मूल विधि होगी, इनके मान लो 40 क्वेश्चन। तो टोटल करके हमारे पास 160 क्वेश्चन का पेपर बनेगा। कितना बनेगा? 160% होगा। 160% हमारे पास आएंगे। इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखना कि 160% हमारे पास यहाँ पे आएंगे। अच्छा, एक चीज़ और हमारे पास ये है कि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई बोल देते हैं कि सर हमारे पास हमने एग्ज़ाम दे के आए और हमारे पास मान लो हिंदी में हमारे पास 80 नंबर आ गए, हिंदी में हमारे पास 80 नंबर आ गए, लेकिन गणित में अपन सिर्फ 20 नंबर ही लेके आए। हिंदी में हमारे पास 80 नंबर आ गए और गणित में सिर्फ 10 ही, मान लो 10 ही नंबर लेके आए, फिर भी हम फेल क्यों हो गए सर? क्योंकि टोटल हमारे पास 400 में से मैं 280 नंबर लेके आ गया, लेकिन कट ऑफ तो सिर्फ 270 नंबर ही बनी है। फिर मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? समझ में आया कि हिंदी में मैंने 80 नंबर लेके आ गया, 100 में से मैं हिंदी में 80 नंबर लेके आ गया, और गणित में मेरे सिर्फ 10 नंबर ही बनी है। तो अगर ओवरऑल बात करें तो मैं 400 में से 280 नंबर लेके आ गया, बट कट ऑफ तो सिर्फ 270 नंबर ही बनी है। फिर भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? फिर भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? इसका रीज़न क्या है वो मैं बताता हूँ। जो यूपी पुलिस वालों ने या यूपी जो भी गवर्नमेंट है, उन्हें साफ ये बात बोल रखी है कि अगर आप पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात करें तो आपको 35% मार्क्स लाना अनिवार्य है। पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको 35% मार्क लाना अनिवार्य है, ठीक है। 35% मार्क्स लाना अनिवार्य है। अगर हिंदी में आपका 100 नंबर का पेपर हो रहा है तो आपको 35 नंबर लाना अनिवार्य है। गणित का आपका 100 नंबर का हो रहा है तो 35 नंबर लाना आपको अनिवार्य है। अगर रीजनिंग में आपको 100 नंबर पेपर हो रहा है तो 35 नंबर लाना अनिवार्य है। अगर मूल विधि या भी सामान्य ज्ञान जो भी है, इनमें 35 नंबर लाना आपको अनिवार्य है। कहने का ये मतलब है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपको 35 नंबर लाने अनिवार्य है। अगर आप हिंदी में 100 में से 100 भले लेके आ जाओ, लेकिन अगर आपको गणित में 10 नंबर ही मिले हैं तो आप वहाँ पे डिस्क्वालीफाई हो। वहाँ पे आप क्या हो? डिस्क्वालीफाई हो। अगर आपको गणित में 80 नंबर मिल गए, लेकिन आपने इसमें जो सामान्य ज्ञान, पॉलिटी है, आईपीसी धारा है, इसमें अगर आप 20 नंबर ही लेके आप आए तो आप डिस्क्वालीफाई हो, भले आपको 400 में से 380 नंबर ही क्यों ना बन रहे हो। सॉरी 380 तो कैसे बनेगा अगर 20 नंबर इसमें बना है? तो जो भी मतलब बन रहे हो ओवरऑल, तो कहने का मतलब है कि आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट में 35% मार्क्स लाना तो आपको अनिवार्य ही है। और अगर कुल की बात करें, टोटल ओवरऑल की बात करें, तो आपको 50% मार्क्स लाना अनिवार्य है। 50% करने का मतलब है अगर 400 का पेपर है तो आपको 200 मार्क्स लाने अनिवार्य है। अगर 200 से कम है तो फिर आप इसे डिस्क्वालीफाई हो, भले 201 नंबर क्यों ना हो। अगर 201 है तो आप कट ऑफ के लिए, अब कट ऑफ कितनी जाती है वो तो डिपेंड करता है, एग्जाम का जो भी पैटर्न होगा उस पर डिपेंड करता है वो एग्जाम कैसे आता है। बट अगर 200 से कम 199 भी आपको बन रही है तो आप फिर रिजल्ट ही मत वेट करो, रिजल्ट का ही मत वेट करो, फिर आप कोई मतलब नहीं है। 200 नंबर तो आपको कम से कम मिनिमम 200 नंबर तो आपको चाहिए ओवरऑल की बात करें तो। और सब्जेक्ट वाइज बात करें तो 35% सब्जेक्ट बात करें तो 35%, और अगर ओवरऑल बात करें तो 50% आपको मार्क्स लाने अनिवार्य ही है। उम्मीद करता हूँ ये बात आप समझ पाए होंगे।
तो इन चीज़ का आप ध्यान रखना कि आप सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे कमांड बना के बैठे रहेंगे, नहीं, आपको सभी सब्जेक्ट को लेके चलना पड़ेगा, तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाएंगे। वरना एक सब्जेक्ट आपका कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, अगर दूसरा सब्जेक्ट आपका वीक है तो आप ऐसे ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो इस चीज़ का आप बिल्कुल ध्यान रखना, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी अच्छे से। हाँ, एक चीज़ बताता हूँ, ये भी जो 35% है या 50% है, ये जो नंबर होंगे वो नॉर्मलाइजेशन के ही काउंट होंगे। किसके? नॉर्मलाइजेशन के, नॉर्मलाइजेशन के। कहने का मतलब ये है, मैं एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान लो कि आपके हिंदी में 20 नंबर बने, आपके हिंदी में 20 नंबर बने, अब आप निराश होकर बैठ गए कि 20 नंबर बने मतलब डिस्क्वालीफाई हो गया। नहीं, क्यों? क्या पता नॉर्मलाइजेशन में आपको 15 नंबर बढ़ जाए, बढ़ सकते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन में 15 नंबर बढ़ गए, 35 नंबर आपको मिल गए, पास हो आप, क्या दिक्कत है। तो ये भी जो भी कट ऑफ बनेगी, चाहे वो 50% ओवरऑल 50% की हो, चाहे वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की हो, वो जो कट ऑफ होगी या जो नंबर काउंट होंगे वो बाकायदा नॉर्मलाइजेशन के ही काउंट होंगे। आपके जो बेसिक जो नंबर आ रहे हैं वो काउंट नहीं होंगे, वो नॉर्मलाइजेशन के काउंट होंगे। तो इस पर आप ध्यान रखना कि नॉर्मलाइजेशन से कट ऑफ बनेगी, नॉर्मलाइजेशन के ही आपको वो नंबर बेसिक नंबर है वो काउंट किए जाएंगे, चाहे वो 50% ओवरऑल हो, चाहे वो 35% पर्टिकुलर सब्जेक्ट की हो। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, आगे अपन बात करते हैं कि हमारा जो फिजिकल स्टैंडर्ड होगा वो हमको क्या चाहिए, मतलब हाइट कितनी चाहिए, चेस्ट कितनी चाहिए, अपन को दौड़ना कितना होगा एग्ज़ाम पास करने के लिए। तो इसी पे अपन बात करते हैं अब। तो अगला है शारीरिक परीक्षण, फिजिकल स्टैंडर्ड, ठीक है। इस पे अपन बात करते हैं। पहले बात करते हैं मतलब पुरुष की, मेल। अगर इनकी बात करें तो जनरल, ओबीसी और एससी, इन लोगों के लिए जो भी हाइट चाहिएगी अपन को वो चाहिए 168 मिनिमम, 168 सेंटीमीटर मिनिमम। मिनिमम बोले तो मिनिमम 168 तो चाहिए। अगर आप किसी 168 से कम है तो फिर वो वैसे क्वालिफाई है। तो 168 सेंटीमीटर आपको मिनिमम चाहिए। और एसटी की बात करें तो एसटी वालों को थोड़ा छूट है, उनको सिर्फ 160 चाहिए मिनिमम, ठीक है। ये समझ में आएगा आपको। और चेस्ट की बात करें, सीना चेस्ट की, अगर चेस्ट की बात करें तो जनरल, ओबीसी और एससी, इनके लिए जो चेस्ट चाहिए वो 79 मिनिमम की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, 79 तो बिना फुलाए और मिनिमम 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा। तो 5 सेंटीमीटर फुला के आपको कितना हुआ, 84 सेंटीमीटर। तो कहने का मतलब 79 to 84 मिनिमम चाहिए। कितना चाहिए? मिनिमम। ये पुरुष के लिए, ठीक है। जनरल, ओबीसी और एसटी वालों के लिए 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना पड़ेगा मिनिमम, ये कंपलसरी 5 सेंटीमीटर। अगर आप कोई 5 सेंटीमीटर नहीं फुला पाता तो फिर वो डिस्क्वालीफाई माना जाएगा। तो 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है कंपलसरी। और बात कर लेते हैं अपन एसटी की। एसटी वालों के लिए यहाँ पे थोड़ा छूट दी गई है सीने में। एसटी वालों के लिए जो है वो 77 to 82 है। 70 समझ गए होंगे, 77 मिनिमम, 82 भी मिनिमम ही है। ये है 77 to 82 की 5 सेंटीमीटर फुलाने के बाद इनको भी 5 सेंटीमीटर मिनिमम फुलाना ही पड़ेगा, एसटी वालों को भी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब बात कर लेते हैं अपन महिलाओं की, महिलाओं, ठीक है। महिलाओं की बात करें तो जनरल, ओबीसी और एससी, इनके लिए जो भी हाइट चाहिएगी वो चाहिए 152 सेंटीमीटर मिनिमम, 152 सेंटीमीटर मिनिमम, ठीक है। और अगर अपन एसटी वालों की बात करें, दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। एसटी वालों की बात करें तो 147 मिनिमम सेंटीमीटर मिनिमम, ठीक है। महिलाओं के लिए जनरल, ओबीसी, एससी वालों के लिए 152 सेंटीमीटर मिनिमम चाहिए और एसटी वालों के लिए 147 सेंटीमीटर मिनिमम हाइट चाहिए। ये है महिलाओं के लिए। और जो महिलाओं को वजन चाहिए वो 40 kg, 40 kg मिनिमम, इतना तो वेट आपको चाहिए। अगर कोई 39 kg का है, 39 kg की है
तो वो अपना वेट बढ़ाना अभी से स्टार्ट कर दे। अगर आप 39 पे है तो फिर आप डिस्क्वालीफाई है, भले ही आप कितनी भी तैयारी करके बैठी हो। तो आपको मिनिमम 40 kg वेट तो चाहिए, 40 kg वेट तो आपको चाहिए। ऊपर आप जो भी अपनी हाइट होगी साइड के अकॉर्डिंग अपना वेट आप बढ़ा सकते हैं, देख सकते हो आप अपने हिसाब से। और रही बात चेस्ट की, चेस्ट और सीने की, तो महिलाओं के लिए सीना यहाँ पे नहीं चाहिए। ठीक, ये बात हो गई अपनी फिजिकल स्टैंडर्ड की। अब बात कर लेते हैं अपन यहाँ पे दौड़ की, कि अपन को दौड़ कितनी चाहिए, महिलाओं को कितनी चाहिए, पुरुषों को कितनी चाहिए। तो ये जो फिजिकल मेजरमेंट है होने के बाद में आपको अपन को चाहिएगा दौड़। तो दौड़ने के लिए जो पुरुष है, मेल विद्यार्थी है, उनको 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में कितनी चाहिए, 4.8 किलोमीटर 28 मिनट में। और अगर अपन बात करें महिलाओं की, फीमेल की, तो इनको चाहिए 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में, 2.4 किलोमीटर 16 मिनट में। ये हो गई हमारी दौड़। ठीक है, पहले अपन एग्जाम क्लियर किया, एग्जाम क्लियर करने के बाद अपन अपना फिजिकल मेजरमेंट के लिए गए, जहाँ पे अपनी हाइट नापी गई, अपना चेस्ट नापा गया, अपना वजन नापा गया। उसको सब देखने के बाद अपन वहाँ पे ले जाएंगे वो दौड़ के लिए। तो वहाँ पे अपन को दौड़ना पड़ेगा। दौड़ में अपन को पुरुष जो विद्यार्थी है उनको चाहिए 4.8 किलोमीटर 28 मिनट के लिए दौड़ना पड़ेगा। और जो महिला फीमेल कैंडिडेट है उनको 2.4 किलोमीटर 16 मिनट। ठीक है, मेडिकल। अगला मेडिकल। तो मेडिकल में वो ये हमारा मेजरमेंट चेक किया जाएगा। वहाँ पे अपनी जो भी बॉडी है, बॉडी पार्ट्स है या अपनी पूरी बॉडी है वो चेकअप होगी। चाहे वो अपने बॉडी के कोई भी पार्ट्स हो उनको बाकायदा वो चेक करेंगे। कान, नाक, मुंह, हाथ वगैरह पूरा भी, मतलब पूरा शरीर है वो पूरा वो बाकायदा वहाँ पे चेक किया जाएगा। अगर अपन फिट होते हैं तो फिर वहाँ पे अपन को वो सर्टिफिकेट देंगे पास का। और उसके बाद में अपन को वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा। और वहाँ से फिर अपन फाइनल कट ऑफ में अगर आते हैं तो फिर अपनी ज्वाइनिंग अपन को मिल जाएगी। तो ये थी यूपीएसआई के लिए जो भी डिटेल्स, वो मैंने उम्मीद है जितना हो सके उतना आपको शेयर किया है मैंने। फिर भी कुछ चीज़ें आपको पूछनी हो तो आप बाकायदा कमेंट में पूछ सकते हैं। और हाँ, ये अपन को अप्लाई कहाँ से करना है, पहले वो चीज़ तो कंपल्सरी थी। अगर अप्लाई अपन को करना है, इसको ये जो फॉर्म है उसको अपन अप्लाई करना है, तो जो यूपी बोर्ड है उसकी एक वेबसाइट है HTTP, यह है UPBPB.gov.in। इस पे जाए। ठीक है, HTTP://UPPBPB.gov.in। इस पर आप जाने के बाद में यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। मैं आपको प्रोसेस समझा देता हूँ आपको क्या करना होगा। यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको एक आईडी मिलेगी, आईडी, और फिर आपको मिलेगा यहाँ पे पासवर्ड। ठीक है, फिर आईडी पासवर्ड से आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के पास में एक लॉगिन का ऑप्शन आएगा। पहले रजिस्ट्रेशन कर लो। रजिस्ट्रेशन करने में आपको जो भी अपनी डिटेल मांगे, नाम, पता, घर का, मम्मी पापा का नाम वगैरह जो भी डाले, वो रजिस्ट्रेशन डालने के बाद आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद में जो भी आईडी पासवर्ड आपको मिलेगा उससे लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद में अपनी जो भी मुख्य डिटेल है वो डिटेल दीजिए। जो भी अपने जो डॉक्यूमेंट है, जो भी आप 10वीं ग्रेजुएशन तक की जो किया, ग्रेजुएशन के आगे जो आपने कुछ किया है वो यहाँ पे आप डिटेल दीजिए। जो डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कीजिए, पेमेंट कीजिए, आपका फॉर्म तैयार है। और वैसे मैं जो भी आपका जो फॉर्म ये फिलअप है, अप्लाई का जो प्रोसेस है उसको लेके जल्दी अपन एक वीडियो लेके आएंगे। तो उसमें आपको सब कुछ समझाया जाएगा कि आपको स्टेप वाइज कैसे कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कैसे कैसे आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद कैसे कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है। तो जल्दी आपके लिए एक वीडियो लेके आ रहे हैं जिसमें आप चीज़ें देखकर आप समझ सकते हैं और फॉर्म अपना खुद फिलअप कर सकता है कि आपसे कोई भी गलती ना हो, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट करवा सकती है।